नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके बाल विकास के क्लास रहेगी और बाल विकास की है यूनिट 4 नंबर का फर्स्ट क्लास है। यूनिट 4 में आज हम बात करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बालकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याओं का। तो बालकों में मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी क्या समस्याएं होती हैं, और इस टॉपिक से पिछली बार जो है वर्ग 3 में कितने प्रश्न पूछे गए थे, सारे हम कंक्लूजन बात करेंगे। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे ये भी आपको बताने वाले। तो ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को समझना है, और इस टॉपिक से किस लेवल के प्रश्न जो है पिछली बार पूछे गए थे ये भी हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। तो इन चीज़ों पर भी आप सभी को फोकस करना है। बाकी सभी क्लासेस चल रही, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो आई बटन पे आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। सभी क्लासेज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार देखा जाए तो ये इस 5 से 6 प्रश्न जो है वर्ग 3 में पूछे गए थे इस टॉपिक से 2022 के एग्ज़ाम में, और 2018 के एग्ज़ाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए। यानी 4-5 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, और 4-5 नंबर कम करना है तो आपके क्लास के अंत तक बने रहना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, सभी लोग तैयार हो जाइएगा। तो बालकों के बाल विकास और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात करेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ और परिभाषा पहले जान लेते हैं, फिर डिटेल के साथ बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य होता है व्यक्ति की उस योग्यता से होता है जिसके माध्यम से वह अपनी कठिनाइयों को दूर कर रहा है और परिस्थिति में अपने को समायोजित कर रहा है। और सुखी जीवन के लिए जितना शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक होता है उतना ही मानसिक स्वास्थ्य भी होता है। चिकित्सा शास्त्रियों का कहना है कि सामान्य शारीरिक विधाएं जैसे रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग आदि मानसिक कारकों से भी उत्पन्न होता है। ठीक है। और इस पर जो स्टेटमेंट है जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस पर हेडफील्ड का कहना है कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का संपूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है। इसी प्रकार लेंडल का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। और प्रोफेसर भाटिया का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य ये बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों और अवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह से समायोजित करता है। और कुप्पुस्वामी का क्या कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है, दैनिक जीवन में भावनाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और आदर्शों में उत्पन्न या संतुलन रखने की योग्यता। और इसका अर्थ होता है जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना और उन्हें स्वीकार करना। ये आपकी स्टेटमेंट है जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हो जाते हैं। ठीक है। और आइए अब बात करते हैं, अगला जो आपका टॉपिक है इसका जो पूरा सर्किल है वो जानते हैं। देखिए, कमज़ोर मानसिक स्वास्थ्य के कारण भी होता है। कमज़ोर मानसिक स्वास्थ्य के कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं? गरीबी, बिखरे घर परिवार, अभिभावकों द्वारा अत्यधिक बचाव, बच्चों के प्रति भेदभाव, अभिभावकों के अत्यधिक ऊंचे आदर्श, पड़ोसी, बुरी संगत समूह, मीडिया, संकुलित, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। तो कमज़ोर मानसिक स्वास्थ्य के कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं आप लोग देख सकते हैं, इन चीज़ों पर फोकस करना है। इसके बाद आता है मानसिक स्वास्थ्य में जो है विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य में विज्ञान का उद्देश्य होता है रोकथाम का उद्देश्य करना, संरक्षण का उद्देश्य होता है, उपचारात्मक उद्देश्य होता है, संयोजित रहने तथा सौहार्दपूर्ण से कार्य करने का उद्देश्य होता है। और इसी में बताएंगे कि वर्ग 3 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। और अगला था मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं। अगर तो मानसिक स्वास्थ्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो मानसिक स्वास्थ्य की जो विशेषताएं होती हैं कि परिपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य संभव नहीं है, गत्यात्मक संप्रत्यय, शारीरिक स्वास्थ्य के बिना यह नहीं पाया जा सकता, मानसिक स्वास्थ्य व निपुणता एक नहीं होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक क्षमता एक नहीं होता है, मानसिक स्वास्थ्य नैतिक मानदंडों से अलग होता है। अब आइए बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता और सिद्धांत के बारे में। तो मेरे प्यारे मित्र, सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, कि वातावरण में समायोजन से संबंधित विशेषताएं होती हैं और स्वयं से समायोजन संबंधित। कुछ वातावरण से करना है और कुछ स्वयं से। तो वातावरण में से समायोजन में क्या संबंधित विशेषताएं होती हैं? सकारात्मक अभिवृत्ति होता है, सक्रिय अभिवृत्ति, सृजनात्मक अनुभव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगों का प्रशिक्षण, आवश्यकताओं की उचित संतुष्टि, स्वयं को सामाजिकृत करना, दूसरों को समझना, व्यक्तियों को स्वीकार कर आदर प्रदान करना, कार्यक्षेत्र पर समायोजित करना, जीवन के तनाव तथा दबावों का सामना करना।
अब स्वयं से आपका संयोजन से संबंधित जो विशेषताएं होती, पहला होता आत्मज्ञान, स्वयं के रूप में ही रहना जैसे वह रहना चाहते हैं, स्वयं को एकीकृत रखना, आत्मा आकृतिकरण, महत्वाकांक्षा के स्तर को संतुलित करना, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। अब बात आती है कि जो पिछले बार वर्ग 3 में क्या प्रश्न और कहाँ से प्रश्न आए थे, आइए जानते हैं। पिछले बार वर्ग 3 में पूछा गया था कि एक मानसिक स्वास्थ्य शिक्षक की क्या विशेषता होती है। तो एक मानसिक स्वास्थ्य शिक्षक की विशेषता होती है कि वह इंद्रियों को संवेगात्मक रूप से संतुलित रखे और बच्चों का भी सहायता करे। ये एमपी-टेट 2020 के एग्ज़ाम में, यानी जो 22 में एग्ज़ाम हुआ है, वह पूछा गया था। क्योंकि वैकेंसी तो 2020 में नोटिफिकेशन निकला, फिर लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद 1-2 साल डिले हो गए, फिर 2022 में आपका एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, तो ये पूछा गया था आपके एमपी-टेट में। इसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि जो आपका केंद्रक इसमें क्या होता है, ये पार्श्व तंतु होता है जिसे अधिग्राही छोर कहते हैं। इसमें केंद्रक, कोशिका का, ये सारी चीज़ें ध्यान देना। इसी में से 2018 में पूछा गया था कि बालक की जो अतृप्त इच्छा होती है वह अचेतन मन में दबी रहती है, वह भावना ग्रंथि। पूछा गया बालक की जो अतृप्त इच्छा होती है, चेतन मन में दबी रहती है, वह कौन सी है, तो वह भावना ग्रंथि होती है। कौन सी है, अचेतन मन, भावना ग्रंथि। इसलिए यह स्ट्रक्चर के द्वारा आप लोगों को समझाया गया है। अगला इसी में से पूछा गया था कि मानसिक स्वास्थ्य का सबसे अच्छा साधन मूल प्रवृत्तियों का उन्नयन और परिमार्जन करना होता है। कि किससे किससे उन्नयन करना होता है, मूल प्रवृत्ति शांत हो जाती है उन्नयन से, और परिशोधित रूप से लेने के कारण समाज उनकी आलोचना नहीं करता। यानी यथार्थ दृष्टिकोण एवं स्वास्थ्य अभिवृत्ति जो होती है वह आपके मानसिक स्वास्थ्य से युक्त जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण तथा स्वस्थ अभिवृत्ति अपनाता है। अगला जो एमपी-टेट वर्ग 3 में पूछा गया प्रश्न था, इससे प्रश्न पूछा गया था कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जो स्वयं सुखी होता है, अपने पड़ोसियों में शांतपूर्वक रहता है और अपने बच्चों को स्वस्थ नागरिक बनाता है, और इन आधारभूत कर्तव्यों को करने के बाद भी जिसमें इतनी शक्ति बच जाती है वह समाज के हित के लिए कुछ कर सके। तो ये आपका एमपी-टेट वर्ग 3 में पूछा गया था। और जितने भी मेरे प्यारे भाई, अगर टॉपर नोट्स आपने नहीं ऑर्डर किया तो टॉपर नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ पूरा टॉपर नोट्स में A to Z आपका उसमें कंबाइंड किया गया है। तो आप सभी लोग टॉपर नोट्स के साथ बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला जो आता है मस्तिष्क की संरचना के बारे में बात करेंगे। मस्तिष्क से संरचना से एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए मस्तिष्क की संरचना कैसे होती है। मस्तिष्क की जो संरचना होती है वह अध्ययन की सुविधा के लिए मस्तिष्क को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला होता है पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क होते हैं। 3 प्रकार से मस्तिष्क को बांटा गया है। प्रमस्तिष्क जो होता है ऊपरी सतह होता है, जिसे हम प्रमस्तिष्क आपका वलकुट बोला जाता है। और असचेतक और चेतक कहाँ होते हैं, जहाँ आपका कान होता है, कान के अंदर सीधा वो है चेतक और असचेतक पड़ता है। पीयूष ग्रंथि आपके कान के पीछे साइड होती है। जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा जो मस्तिष्क होता है वह पीयूष ग्रंथि होती है। और अनुमस्तिष्क आपका हो गया, मेरुरज्ज हो गया। मेरुरज्ज जो गर्दन की हड्डी होती है वह मेरुरज्ज कहला जाती है। ये हो गया मस्तिष्क की संरचना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, अब बात करेंगे कि इससे जो है पिछले अग्र मस्तिष्क के बारे में पहले जान लेते हैं। मध्य मस्तिष्क हो गया, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या करता है, देखिए अनुमस्तिष्क जो होता है शारीरिक मुद्रा और संतुलन को बनाए रखने और नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्या करता है अनुमस्तिष्क का, क्या कार्य होता है, शारीरिक मुद्रा और संतुलन को बनाए रखना और नियंत्रित करना होता है। और इसके साथ मुख्य कार्य मांसपेशियां क्रियाकलापों को समन्वय करना। और अगला जो मध्य मस्तिष्क का मेन कार्य होता है वह क्या होता है, मध्य मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे हम रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह हमारे भाव प्रबोधन के लिए उत्तरदायी होता है, वो मध्य मस्तिष्क में होता है। संवेदी आगत को नियमित करके हमें सजग और सक्रिय बनाता है। पर्यावरण से आगत सूचनाओं के चयन में भी यह हमारी सहायता करता हुआ मध्य मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क का क्या कार्य करता है, तो अग्र मस्तिष्क में जो क्रियाएं होती हैं वह अग्र मस्तिष्क को सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यह सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है।
वह आपका अग्र मस्तिष्क। इसके बाद होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्की वल्कुट के नाम से भी जाना जाता है, जो हमने बताया आपको। यह भाग सभी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रकार जैसे अवधान, प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति, भाषा व्यवहार, तर्कना, समस्या समाधान को यह नियंत्रित करता है। और मानव मस्तिष्क के कुल परिणाम का 2/3 भाग प्रमस्तिष्क होता है। इसकी सघनता 1.5 मिलीमीटर से लेकर 4 मिलीमीटर तक होती है, जो मस्तिष्क को पूरी तरह से ढक लेती है। और इसमें तंत्रिका कोशिकाएं, अक्षांतुओं के समूह और तंत्रिका के जाल इसमें लगे होते हैं। और एमपी टेट वर्ग 3 में जो प्रश्न पूछा गया था इस टॉपिक से कि हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का एक छोटा भाग होता है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य स्मृति से संबंधित होता है। हिप्पोकैम्पस से मस्तिष्क एक छोटा भाग होता है, इसका संबंध किससे होता है? तो इसका कार्य जो होता है स्मृति से संबंधित होता है। मेरुरज्ज का क्या कार्य होता है? तो मेरुरज्ज एक लंबी रस्सी की तरह तंत्रिका तंतुओं के एक समूह जो मेरुरज्ज के अंदर पूरी लंबाई तक जाता है। मेरुरज्ज एक बहुत बड़े केबल की भूमिका में प्राप्त होती है। मेरुरज्ज के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। अब आप बोलेंगे मेरुरज्ज के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो इतना ज़्यादा आपका चीज़ें नहीं है, लेकिन जो पूछी जाती हैं उन टॉपिक से हम बात करेंगे। आपने पढ़ा होगा अंतःस्रावी बहिःस्रावी, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतःस्रावी में क्या होता है? हमारे विकास और व्यवहार में अंतःस्रावी गतियों को निर्णायक भूमिका माना गया है। वे विशेष रासायनिक द्रव प्रवाहित करती हैं जिन्हें अंतःस्राव कहते हैं, जो हमारे कुछ व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि आपने पढ़ा होगा। अब देखिए, ये पीयूष ग्रंथि होती है, ये अवट ग्रंथि होती है जो गले की होती है, अग्नाशय हो गया, अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो हो गई किडनी, डिम्ब ग्रंथि हो गई। डिम्ब ग्रंथि जो होता है स्त्रियों में होता है और शुक्र ग्रंथि पुरुषों में होता है। तो डिम्ब ग्रंथि कहाँ क्या होती है, ये पोजीशन आप लोग देख सकते हैं। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। इसके बाद आपका आता है पीयूष ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि से पिछले बार वर्ग 3 में पूछा गया प्रश्न था। पीयूष ग्रंथि से क्या प्रश्न पूछा गया था, ये जान लेते हैं। पीयूष ग्रंथि क्या होता है? कपाल में होता है, अस्चेतक के ठीक नीचे स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि अग्र पीयूष और पश्च पीयूष में विभक्त होती है, 2 भागों में होती है, अग्र और पश्च में। क्या पूछा गया था? पिचड़ी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर नाक के ब्रिज के ठीक पीछे स्थित है और एक छोटा हार्मोन पैदा करने वाली ग्रंथि है। इसका स्राव रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक होता है। पिचड़ी ग्रंथि से प्रश्न पूछा गया था। एक होता है अवट ग्रंथि। ये क्या होती है दोस्तों? अवट ग्रंथि जो होती है यह गले में स्थित होती है, जिसे हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। थायरॉक्सिन नामक यह अंतःस्राव उत्पन्न करती है जो शरीर की चयापचय दर को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपके गले में होती है। गले में आप देखते होंगे जो चयापचय के लिए भोजन के साथ जो है देखते हैं कि लार आती है। इसे भोजन चबाते जाते हैं, वह आपकी लार जो निकलती रहती है। अगला आता है अधिवृक्क ग्रंथियाँ। अधिवृक्क ग्रंथियों की बात करें तो यह दोनों ग्रंथियाँ प्रत्येक गुर्दे के ऊपर स्थित होती हैं और इसके 2 भाग होते हैं, अधिवृक्क वल्कुट और अधिवृक्क मध्यांश। अधिवृक्क ग्रंथियाँ कौन सी है, ये देख सकते हैं, ये। ठीक है, चलिए इसके बाद अग्नाशय बात आता है। अग्नाशय पेट के नीचे होता है। यह खाना पचाने से मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन यह भी एक हार्मोन का स्राव करता है जिसे इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, पिछले बार जो एमपी टेट में पूछे गए प्रश्नों को कर लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न पूछा गया है कि बोबो गुड़िया किसने प्रस्तावित किया था? एमपी टेट 18 में आया हुआ प्रश्न है इस टॉपिक से। तो बोबो गुड़ियों को किसने प्रस्तावित किया? बंडूरा, एरिक्सन, पावला, वाइगोस्की। तो आप सभी लोग जानते हैं बंडूरा ने। जी हाँ, बा से बंडूरा, बा से बोबो, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया? मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी ये किस में निर्मित होता है? ये 2018 में पूछा गया था। तो ये दोस्तों आपके 500 आइटम से कम में निर्मित होता है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था
कि खालिस्तान गूढ़ारोपण, जिसे हम एट्रीब्यूशन बोलते हैं, किसी व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं के व्यवहार का कारण बताता है। तो खालिस्तान कौन सा हो जाएगा? फैलाव, फैलाव गुणारोपण, अर्थात क्या हो जाएगा? डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन किसी व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं के व्यवहार का कारण बताता है, तो वह फैलाव हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान, अनुभव या धारणा से आते हैं। तो इस धारणा को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इस धारणा को मासूम मन स्थित अर्थात तबुला रासा। जब किसी व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होता है और इसलिए सभी ज्ञान, अनुभव या धारणा से आते हैं, इस धारणा को किस रूप में जाना जाता है? मासूम मन स्थित तबुला के नाम से। और यह वर्ग 3 में भी पूछा गया है और 2018 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और आपके 2020 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। अगला है, मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में बंधकरण चिंता अर्थात जिसे हम कैस्ट्रेशन एंजाइटी बोलते हैं, ये होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि मनोलैंगिक विकास की वह अवस्था जिसमें बंधकरण चिंता होती है, वह कौन सी अवस्था? लैंगिक फेलिक अवस्था कहलाती है। क्या हो जाएगा? लैंगिक फेलिक अवस्था। अगला प्रश्न है, फ्रेड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए? फ्रेड, तो फ्रेड ने जिस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत के वर्णन के लिए किया था, वह कहलाता आइसबर्ग। क्या हो जाएगा? आइसबर्ग इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ओसीडी का पूर्ण रूप होता है ऑब्जेसिव, कंप्लेसिव और डिसऑर्डर। यहाँ डिजाइन की जगह क्या होना चाहिए? डिसऑर्डर होना चाहिए। ओसीडी का क्या होता है? ऑब्जेसिव, कॉम्प्लेसिव और डिसऑर्डर हो जाए। ठीक है, तो चलिए सभी लोग अच्छे तक समझ ले होंगे। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है आपके एडीएचडी का लक्षण है? बहुत से बोलेंगे एडीएचडी क्या है भाई? ठीक है, जो जानते हैं तो अभी लोग कमेंट कर दिए होंगे। तो एडीएचडी का जो लक्षण हो दोस्तों, वह आपका कहलाता है अतिसक्रियता। बहुत से लोग अति सक्रिय रहते हैं, आपने कुछ किया नहीं कि उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल तैयार रहती है। अगला प्रश्न, किसका अध्ययन व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के अंतर्गत किया जाता है? आत्म केंद्रित व्यवहार, स्मृति प्रक्रिया, अवधारणात्मक तीक्ष्ण या समय से पूर्व। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं कि इसका अध्ययन व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के अंतर्गत किया जाता है, वह है आत्म केंद्रित व्यवहार का। आत्म केंद्रित व्यवहार का अध्ययन व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मूल मिनेसोटा मल्टीफैसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी में कितने नैदानिक पैमाने थे? 9, 11, 10, 12। तो मूल जो मिनेसोटा मल्टीफैसिक पर्सनालिटी है इन्वेंटरी है, इसमें जो नैदानिक पैमाने थे वह टोटल आपके 10 थे। कितने थे? 10, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि जीएडी का अर्थ क्या होता है? जीएडी का अर्थ होता है सामान्यीकृत चिंता विकार, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या होता है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सामान्यीकृत चिंता विकार को जीएडी बोला जाता है शॉर्ट रूप में। अगला प्रश्न है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में एसएलडी, जी हाँ दोस्तों, एसएलडी शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में? तो एसएलडी का अर्थ होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है या कौन सा सिद्धांत इस पर ध्यान केंद्रित करता है जो नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाता है? कौन सा सिद्धांत? देखिए, जो ऐसे सिद्धांत होते हैं ना, वह आपके प्रक्रियाकरण सिद्धांत के स्तर कहलाता है।
क्योंकि ध्यान केंद्रित करने की नई जानकारी किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाना है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रियाकरण के सिद्धांत की बात होती है। ठीक है, चलिए सभी लोग तैयार हो जाएंगे। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से तैयार हैं और सभी लोगों को कमेंट की करना है, फीडबैक की करना है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ सभी लोग जानते हैं अंतर्दृष्टि होती है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? अंतर्दृष्टि होती है। और अगला प्रश्न करेंगे आपके, ये भी एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहोदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में एक है? तो जहोदा के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक जो कहला जाता है वह है स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो ये था टॉपिक जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समय, तो 5 नंबर यहाँ से आपके कब पक्के होंगे। कल जो है इससे संभावित प्रश्न करेंगे और जो वर्ग 3 में पूछे गए प्रश्न उनको भी प्रश्न करेंगे। तो कल जो है कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आइए सभी लोग डेली क्लास हमारी CDP बाल विकास की ज्वाइन कीजिए। 7 to 7:30 में हमारी क्लास रहती है CDP बाल विकास की। बाकी सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी टेलीग्राम, फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। बाकी जो भी आपके राय है आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हमें मैसेज करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर पेज पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप लोग वहाँ पे सीधा डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।